आज की कहानी सच्ची कहानी। 5 बेटियां। एक 70 साल के बुजुर्ग व्यक्ति आगरा शहर के निवासी है, जिनका नाम बाबूराम है और वो मिलिट्री से रिटायर थे। उनके पद के बारे में मुझे पता नहीं, पर यह मालूम था कि वो किसी अच्छी पोस्ट से ही रिटायर है। वह अपनी पत्नी शांति जी के साथ रहते हैं। वैसे उनकी 5 बेटियां हैं, पर सभी की शादी हो चुकी है और सभी अपनी अपनी गृहस्थी में व्यस्त है। उनकी 2 बड़ी बेटियों का ससुराल आगरा शहर में ही है, जिनका आना जाना बाबूराम जी के यहाँ होता रहता है, और बाकी 3 बेटियों की ससुर है और उनका अपने मायके में आना साल के साल ही होता है। सभी लोग अपनी जिंदगी में अपनी अपनी जगह खुशी से रहते हैं। बाबूराम जी और उनकी पत्नी शांति अपना जीवन यापन बाबूराम जी की पेंशन से ही करते हैं और अपनी पेंशन से वह दोनों ही बहुत ही अच्छा जीवन जीते हैं। उन लोगों को किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। दोनों ही पति पत्नी अपनी अपनी जिंदगी एक दूसरे के साथ से अच्छे से व्यतीत कर रहे हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर कहते हैं न कि वक्त के आगे किसका जोर चल। एक दिन अचानक ही बाबूराम जी की पत्नी शांति जी का रात को सोते सोते ही स्वर्गवास हो जाता है। बाबूराम जी के बुढ़ापे का सहारा अचानक ही छूट जाता है और इस बुढ़ापे में वह बिल्कुल ही अकेले हो जाते हैं। शांति जी के गुजर जाने के बाद उनकी सभी बेटियों को बाबूराम जी की चिंता सताने लगती है कि इस भरे संसार में वह अब अकेले कैसे रहेंगे। उनके खाने पीने, उनकी दवा दारू और उनका कौन ध्यान रखेगा। काफी कुछ सोच विचार के बाद उनकी सबसे बड़ी बेटी सीमा यह निश्चय है कि उनके पास एक परमानेंट बाई का इंतजाम कर दिया जाए, जो उनका और घर का, उनके खाने पीने सभी बातों का ध्यान रखेगी। सभी लोगों को उसकी बात सही लगती है और 2-4 दिनों के अंदर ही बाई का इंतजाम भी कर दिया जाता है। काफी दिन बीत जाने के बाद सभी लड़कियां अपने अपने घर वापसी कर लेती है। आखिर वह भी कब तक रुक पाएगी। सभी की अपनी अपनी गृहस्थी है। अब बाबूराम जी अपने घर में बिल्कुल ही अकेले हो गए थे। उनसे बात करने वाला, उनके सुख दुख सुनने वाला अब उनके पास कोई। बाई भी अपना काम करती और अपने में मस्त रहती थी। वैसे भी उसे उनके खाने पीने आदि का ध्यान रखने के लिए रखा था, न कि उनके सुख दुख बांटने के लिए। शांति जी के जाने के बाद शुरू में तो दोस्त और रिश्तेदार मिलने आते थे, पर अब उस बूढ़े व्यक्ति के पास समय खराब करने कोई नहीं आता था। बाबूराम जी भी अब अपनी परिस्थिति से ऊब गए थे। उन्होंने बाहर आना जाना बंद कर दिया था। शांति जी के जाने का उन्हें इतना सदमा था कि वह अब न किसी से बात करते थे और न ही किसी के पास जाते। बस कभी कभार किसी का फोन आ जाता तो उनकी बात हो जाती थी। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। बाहर से उन्हें देखने पर यह महसूस होता था कि वह अब अपनी दुनिया में खुश है। वो बात अलग है कि शांति जी का उन्हें दुख है, पर हकीकत उसके विपरीत थी। बाबूराम जी की तबीयत अब अकेले रहते रहते बहुत खराब रहने लगी थी। इतनी खराब कि उनके बिस्तर पकड़ने की नौबत आ गई थी, क्योंकि उनके पास बात करने वाला, उनके सुख दुख बांटने वाला कोई नहीं था। और इस बात से वह मन ही मन घुट। बाबूराम जी की बेटियों को उनके बीमार होने की खबर मिलते ही 5 बेटियां उनसे मिलने चली आई और बीमार पिताजी को देखकर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह सब क्या करे, कैसे उनका ख्याल रखे। सभी की अपनी अपनी गृहस्थी थी, तो कोई भी हमेशा के लिए उनके पास नहीं रह सकता था, पर कुछ न कुछ तो रास्ता निकालना ही था। बहुत कुछ विचार विमर्श करके और सभी बेटियों की सहमति से सब इस नतीजे पर पहुँचे कि अब से पापा हर किसी के घर 2-2 महीने के लिए उनके साथ रहे और उनके इस घर को बेच दिया जाए, जिससे उनकी देखभाल हो जाएगी। और उनके इसलिए गए फैसले में उन सभी बेटियों के पतियों ने भी अपनी अपनी सहमति दी। सभी ने यही कहा कि पापा की भलाई इसी में है कि वह हम सबके साथ रहे, जिससे वह खुश रहेंगे तो जल्दी अच्छे हो जाएंगे। घर को बेचने वाली बात बाबूराम जी को बताई गई। इस बात को सुनकर उन्हें थोड़ा दुख लगा, क्योंकि उस घर में उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बिताई थी। उस घर में अच्छे बुरे सब दिन देखे थे, इसलिए उस घर को कर जाना उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। पर सबकी सहमति से लिए गए फैसलों को मानने के अलावा बाबूराम जी के पास और कोई चारा भी तो नहीं था। उन्होंने बुझे हुए मन से सोचा कि अकेले रहने से तो यही अच्छा है,
कम से कम मेरे से बात करने वाला तो कोई होगा। बाबूराम जी का अपना बरसों पुराना घर, जिसमें उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी काटी थी, उसे आनन फानन में बेच दिया गया। उनकी सहमति ली गई, पर बहुत ही बेमन से उन्होंने उस घर को बेचने की हामी भरी। उस घर को बेचने के बाद बाबूराम की बेटी सीमा ने उन्हें अपने साथ चलने को कहा। बाबूराम जी भी उसके साथ जाने के लिए खुशी खुशी तैयार हो गए थे। बूढ़ा शरीर था उनका और उन्हें देखने वाला भी कोई नहीं था, इसलिए वह जाने को राजी हो गए थे। हालांकि आगरा को और अपने घर को छोड़ना उनके लिए आसान नहीं था। सीमा के घर 2 महीने गुजारने के बाद वो उससे छोटी बेटी अंजू के घर जाने वाले थे, और ऐसे ही करके एक एक बेटी का नंबर उसके पैदा होने के हिसाब से आने वाला था, और बाकी बचे 2 महीने वह अन्य दोस्तों और बिताने वाले थे, क्योंकि साल तो 12 महीने का होता है न, और कोई भी ज्यादा रखने के लिए राजी नहीं था। बाबूराम जी खुशी खुशी सीमा के साथ मथुरा रहने के लिए चले गए। वहां पर पहुंचकर सीमा के बाकी घर वालों ने बड़े ही प्यार से उनका स्वागत किया। उसके बच्चों ने भी नाना जी कहकर उनके आने की खुशी जाहिर की। बाबूराम जी उनके इस तरह से किए गए अपनेपन और प्यार को पाकर बहुत ही खुश हो गए थे। वह मन ही मन सोचने लगे कि अकेले पड़े रहकर जीवन काटने के साथ रहना अच्छा है। सीमा ने बाबूराम जी को रहने के लिए घर में एक अलग से कमरा दिया। उनकी जरूरत की सभी चीजों को ध्यान में रखकर उनके कमरे को उनके हिसाब से व्यवस्थित किया गया। कमरे में ही अटैच बाथरूम था, जिससे उनको कोई भी तकलीफ न हो। बाबूराम जी भी उसकी की गई सारी व्यवस्था को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने मन ही मन सीमा और उसके परिवार को बहुत आशीर्वाद दिए। उन्होंने मन में सोचा कि चलो कम से कम आज भी इस बूढ़े व्यक्ति की किसी को जरूरत है, भी प्यार करने वाला, ध्यान रखने वाला कोई है। बाबूराम जी का मन सीमा के घर में उसके और परिवार के सभी लोगों के द्वारा दिए गए अपनेपन से लगने लगा था, और उनकी तबीयत में भी धीरे धीरे सुधार होने लगा था। बाबूराम जी के नाती पोते भी उनका बहुत ध्यान रखते थे। सबके साथ खाना पीना, उठना बैठना, सभी के कामों में उनका सहयोग करना, इन सभी बातों से वह अब बहुत खुश रहने लगे थे। उनकी दूसरी बेटियों का भी फोन आता रहता था, और वह सभी से सीमा के घर अपने खुश रहने की बात कर। बाबूराम जी को सीमा के घर रहते हुए 1 महीना गुजर चला था, परंतु बाबूराम जी का मन सीमा के घर पर अब नहीं लग रहा था। बाबूराम जी मन ही मन अपना घर, अपने आस पड़ोस, रिश्तेदार, दोस्त और सबसे ज्यादा अपनी पत्नी शांति को याद किया करते थे। वह किसी से कुछ कहते नहीं थे, पर मन ही मन में वहाँ पर घुटन महसूस करने लगे थे, क्योंकि सीमा और उसके बच्चे बाबूराम से अब वैसा व्यवहार नहीं करते थे जैसा वह बाबूराम जी के घर आने पर शुरू में किया करते थे। न ही सीमा के पति इज्जत किया करते थे। एक दिन की बात है, जब बाबूराम जी अपने कमरे में बैठे पूजा पाठ कर रहे थे कि तभी सीमा उनके कमरे में आकर उनके पलंग पर उनके पास ही बैठ गई और उनके पाठ खत्म होने का इंतजार करने लगी। उसे देखकर बाबूराम जी को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि आज कहां से इस बूढ़े की याद आ गई। उन्होंने सोचा कि आज कैसे सूरज पश्चिम से निकल आया, क्योंकि बाबूराम जी के बहुत बुलाने पर भी वो उनके पास नहीं आती थी, कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल जाती थी। उन्होंने सोचा कि जरूर बाबूराम जी ने अपना पाठ खत्म किया और सीमा से कमरे में आने का कारण पूछा। सीमा कई तरह की मीठी मीठी बातें करने लगी, पर बाबूराम ने उसे टोकते हुए सीधे मुद्दे की बात पर आने को कहा, क्योंकि उसकी बात से वो समझ रहे थे कि ये कुछ कहना चाहती है। सीमा ने भी बाबूराम जी के कहते ही बिना समय गवाए अपनी बात को कहना शुरू किया। सीमा ने कहा कि अनिल जो सीमा के पति है वो कह रहे थे कि आपको किसी दूसरे कमरे में शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि अनिल यह कमरा हैं जिससे घर में थोड़ी ज्यादा आमदनी होने लगे, क्योंकि कहीं ना कहीं घर का खर्चा भी बढ़ गया है। सीमा के ऐसा कहते ही बाबूराम जी के दिल को जोरों से धक्का लगा, क्योंकि बाबूराम जी अच्छे से जानते थे कि उस घर में कोई भी ऐसा कमरा नहीं है जिसमें उन्हें शिफ्ट किया जाए। वह चुपचाप बैठे सीमा की सारी बातें सुनते रहे। सीमा न जाने क्या क्या कहे जा रही थी, लेकिन बाबूराम जी का दिमाग तो सुन्न अवस्था में चला गया था। थोड़ी देर तक अपने मन में ही कुछ सोच विचार करके बाबूराम जी ने
बात को तोड़े मोड़े सीधे ही उस कमरे का किराया बताने को कहा। उन्हें पता था कि वो उनसे कमरे में रहने का किराया चाहती है। सीमा ने भी एक ही झटके में कमरे का किराया बता दिया और साथ ही साथ खाने पीने का भी पैसा बताते हुए कमरे से बाहर चली गई। बाबूराम जी बहुत देर तक अकेले बैठे बैठे इन्हीं सब बातों के बारे में सोच सोच कर अपनी आंखों को नम किए जा रहे थे। उन्हें अपनी आंखों अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी अपनी बेटी उनसे यह सब बोल सकती है। हुए सोचने लगे कि वो सब प्यार, वो अपनापन, वो मान सम्मान सब इस बूढ़े आदमी को अपने जाल में फंसाने के लिए दिखाया गया था। वो सोचने लगे कि सीमा अगर मुझसे वैसे ही पैसे मांग लेती तो क्या मैं उसे नहीं देता। आखिर वो मेरी बेटी है और वैसे भी बेटियों के घर का माँ बाप मरते दम तक पानी भी नहीं पीते हैं, तो क्या मैं रख लेता। मैं तो उसके साथ दुगुना व्यवहार करता, पर इस तरह से खाने का पैसा और किराया मांगकर उसने मेरा दिल बहुत दुखाया है। क्या यही दिन दिखाने के लिए आई थी? यह सब बातें उनके दिमाग में उधेड़ बुन कर रही थी। आज उन्हें अपनी पत्नी की बहुत याद आ रही थी। यह सब सोचते सोचते वह जोर जोर से रोने लगे। जैसे तैसे आज बाबूराम जी को सीमा के घर में रहते हुए 2 महीने बीत गए थे। बाबूराम जी का मन अब तक सीमा की तरफ से पूरी तरह से बुझ गया था। वो जल्दी से जल्दी उसके घर से निकल जाना चाहते थे। उन्हें इस घर में 2 महीने से किसी न किसी बहाने अच्छी तरह से लूटा गया था। कभी कुछ मांग कर तो कभी कोई दुखड़ा रोकर तो कभी बाबूराम जी को इस घर में पूरी तरह से एटीएम की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। बाबूराम जी को अपने खर्च किए गए पैसों का दुख नहीं था, बल्कि उन्हें दुख इस बात का था कि इस घर में उन्हें सीमा के पिता की हैसियत से नहीं बल्कि किसी किराएदार की तरह से ही रखा गया था। उस घर में अब उनका इतना दम घुटने लगा था कि उन्होंने अपनी दूसरी बेटी अंजू को वहां से ले जाने के लिए कहा। बाबूराम जी के फोन करते ही अंजू और उसके पति सुरेश उन्हें लेने के लिए सीमा के घर पहुंच जाते हैं। से भी अब बाबूराम जी को सीमा के घर पर रहते हुए 2 महीने बीत चुके थे, तो अब नंबर के हिसाब से अंजू की ही बारी थी उन्हें रखने की। बाबूराम जी भी अंजू के साथ जाने के लिए खुशी खुशी तैयार बैठे थे। वो सोच रहे थे कि कैसे भी करके इस घुटन भरी जिंदगी से तो छुटकारा मिले, और वहाँ पर रहूंगा तो कभी कभार कोई ना कोई दोस्त या रिश्तेदार से तो मिलना होगा, क्योंकि अंजू आगरा में ही रहती थी। अंजू बड़े ही प्यार से बाबूराम जी को अपने घर लेकर गई। अंजू के घर पहुँचते ही उसके बच्चों ने स्वागत बड़े ही प्यार से किया। अंजू के 2 लड़के थे। बाबूराम जी के घर पहुंचते ही दोनों भाई उनके आगे पीछे घूमने लगते हैं। दोनों ही नाना जी के घर आने से बहुत खुश थे। अंजू ने भी बाबूराम जी को एक अलग से कमरा दिया और उस कमरे में भी की पूरी सुविधा का ध्यान रखा गया। उनकी जरूरत का एक एक सामान उस कमरे में व्यवस्थित किया गया और वह कमरा भी अटैच बाथरूम वाला था। बाबूराम जी ने सब कुछ उसी तरह से उन सभी चीजों और इंतजामों को देखकर जिस तरह से सीमा के घर में उन्हें दिया गया, न चाहते हुए भी, क्योंकि वह उसका दिल नहीं दुखाना चाहते थे। पर कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। उससे उस कमरे का किराया पूछा। बाबूराम जी ने अंजू से बड़े ही दबे सुर में कहा कि मुझे पहले ही बता देना बेटा कि खाने पीने का और इस कमरे का कितना खर्चा आएगा, जिससे बाद में किसी को भी कोई भी तकलीफ न हो। अंजू ने बाबूराम जी को हैरानी से टोकते हुए कहा, पापा आप यह कैसी बात कर रहे हो? क्या मैं आपसे यहाँ रहने और खाने पीने का पैसा, आप मेरे पापा हो, कोई गैर नहीं, और आप यहाँ पर पूरे मान सम्मान के साथ अपना हक समझ कर रहिए। अंजू ने कहा, पापा आप यह सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं आपसे पैसे ले सकती हूँ? मैं तो क्या कोई भी बेटी अपने माँ पापा से उनके रहने या खाने पीने का पैसा लेगी? उसकी इस बात को सुनकर बाबूराम जी थोड़ा मुस्कुराए और उन्होंने अंजू से मुस्कुराते हुए कहा, किसने कहा कि ऐसा नहीं होता है? मेरे साथ तो ऐसा एक बेटी ने ही किया है। अंजू को कुछ समझ नहीं आया। उसने बाबूराम जी से बताने के लिए कहा। बाबूराम जी ने जो कुछ भी सीमा के घर सहा, जो कुछ भी उनके साथ घटा, वह सारी बातें क्रमबद्ध तरीके से अंजू को बताए कि किस तरीके का व्यवहार उनके साथ वहाँ पर किया जाता था। यह सारी बातें बताते हुए उनकी आंखों से आंसू बहने लगे।
वह बहुत दुखी हो गए थे क्योंकि वह अपने सपने में भी कभी नहीं सोच सकते थे कि उनकी अपनी बेटी ऐसा करेगी। उनकी कही गई बातों पर अंजू को विश्वास नहीं हो रहा था। वो सोच समझ ही नहीं पा रही थी कि सीमा ऐसा। उसने सीमा से बात करने के बारे में सोचा कि सीमा ने ऐसा क्यों किया, पर बाबूराम जी ने उसे रोक दिया। उन्होंने कहा कि बेकार में बात को आगे बढ़ाने से क्या फायदा। अंजू ने उनकी बात को मान लिया और बात को वहीं पर खत्म कर दिया। अब बाबूराम जी अंजू के घर बड़े ही सुख चैन के साथ रह रहे थे। उन्हें वहाँ पर किसी भी प्रकार की न कोई परेशानी थी और न ही किसी से कुछ शिकायत थी। अंजू के घर पर उनकी जरूरत का पूरा ध्यान रखा जा रहा था। धीरे धीरे बाबूराम जी सीमा के घर की बताई